हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जीएस। तो आइए बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान या आईएसआई की स्थापना किसने की थी। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं आईएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट होती है आईएसआई या भारतीय सांख्यिकी संस्थान की फुल फॉर्म। अब यदि हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। अब यदि हम भारतीय सांख्यिकी संस्थान के हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता के अंदर इनका हेडक्वार्टर है और हम भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिवस मनाते हैं 29 जून को। और 29 जून को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिवस मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा इस चीज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था, एंड द राइट आंसर इज चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना की गई थी। अब यदि हम बात करते हैं कि यह मंदिर कहां पर है, तो कर्नाटका के अंदर यह मंदिर स्थित है। अब यदि बात करें चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। अब यदि हंटर आयोग की बात करते हैं तो 1882 के अंदर विलियम हंटर की अध्यक्षता के अंदर हंटर आयोग का गठन किया गया था। और हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था, देखिए हंटर आयोग का मेन उद्देश्य था वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में लागू हुआ था। उसके लागू होने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए थे उनका मूल्यांकन करना हंटर आयोग का मेन उद्देश्य था। अब हंटर आयोग के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को, और ये लागू हुआ था 1854 के अंदर भारत में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था। अब यदि सबसे पहले बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं तो 1764 के अंदर बक्सर की लड़ाई हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई में एक तरफ थी ब्रिटिश फौज जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थी बंगाल अवध दिल्ली के सुल्तान की सेना, जिसमें से मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, उसी प्रकार से शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय वो जो कि दिल्ली के मुगल सम्राट थे। इन तीनों की संयुक्त सेना की लड़ाई हुई थी ब्रिटिश फौज के साथ में, और जिसमें जीत हुई थी ब्रिटिश फौज की। और ब्रिटिश फौज ने यह युद्ध जीतने के बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी, एंड द राइट आंसर इज शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी 1921 के अंदर इसकी स्थापना। और 1995 के अंदर इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रख दिया गया था। तो याद रखिएगा आप इसे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, एंड द राइट आंसर इज गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। अब यदि हम तुगलकाबाद की बात करते हैं तो तुगलकाबाद दिल्ली के पास में स्थित बसा हुआ एक शहर है। और यदि गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। तो याद रखिएगा 1414 ईस्वी तक चला था तुगलक वंश का शासनकाल। अब तुगलक वंश की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह या मूर्ख बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में कई ऐसे फैसले लिए थे जो कि शासन के बहुत ही खिलाफ थे, और जिनकी वजह से इसके शासन के ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़ा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था, एंड द राइट आंसर इज मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ का गतिशील सिद्धांत या डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था, तो राइट आंसर होगा हमारा जेबी क्लार्क।
जेबी क्लार्क ने 1920 के अंदर डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहां पर स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, या मार्स या जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। अब यदि हम एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो एस्टेरॉइड जो है वो ग्रहों से छोटे होते हैं, परंतु उल्का पिंडों से ये बड़े होते हैं। और यदि हम बात करें फर्स्ट एस्टेरॉइड कौन सा था जिसकी खोज हुई थी, तो सेरेस नाम का एस्टेरॉइड था। वो सबसे पहले इसका पता लगाया गया था 1819 के अंदर, और इसका पता लगाया था ग्यूसेप पियाजी ने। याद रखिएगा, ग्यूसेप पियाजी ने सबसे पहला एस्टेरॉइड खोजा था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखिएगा इसे। देखिए, अब यदि हम बृहस्पति या जुपिटर की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। और वहीं अगर बात करें मंगल ग्रह की, जिसे कि मार्स कहते हैं, तो इसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके 2 सैटेलाइट हैं या 2 उपग्रह हैं, फोवोस और डीमोस। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो बृहस्पति या जुपिटर का है, जिसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यदि बात करें कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि या सैटर्न के जो हैं वो सबसे अधिक उपग्रह हैं। पहले सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एंड द राइट आंसर इज अनुच्छेद 151 या 151 आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस ग्रंथि को या किस ग्लैंड को हम जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं, या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। एंड द राइट आंसर इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो पीनियल ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो याद रखिएगा, ब्रेन के अंदर पाई जाती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। याद रखिए, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड। और ये हार्मोन क्या करता है, हमारे निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे सोने और जागने के समय को कंट्रोल करता है मेलाटोनिन हार्मोन, और इसी कारण से हम पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है मालवा का पठार। अब यदि मालवा के पठार के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 81,767 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये मालवा के पठार का क्षेत्रफल है। तो याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बीना रिफाइनरी के शहर में स्थित है, जिसे कि भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सागर। तो सागर शहर के अंदर ये बीना रिफाइनरी स्थित है। अब सागर कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के अंदर सागर एक जिला है, और मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंदर बीना नामक एक जगह है जहां पर ये बीना रिफाइनरी स्थित है। और इस रिफाइनरी को हम BORL रिफाइनरी के नाम से भी जानते हैं, यानी भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, BORL। तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल, तो किस स्थिति में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अब गारंटित मूल अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले तो इनकी बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं या जो स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं उन्हें हम गारंटित मूल अधिकार कहते हैं। और आर्टिकल 19 के द्वारा हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो ये मूल अधिकार किस कंडीशन में निलंबित हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के द्वारा। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, जब देश के अंदर आंतरिक या बाहरी संकट उत्पन्न हो जाता है तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और इस समय राष्ट्रीय आपातकाल के लगते ही जो आर्टिकल 19 के द्वारा जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं या जो स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं वो सारी निलंबित हो जाती हैं। और यदि बात करें कि हमारे देश में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो 3 बार हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसे क्या कहा जाता है या वह क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वह भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। देखिए, पंजाब हिमालय का कुछ भाग पंजाब के अंदर है और कुछ भाग इसका कश्मीर के अंदर है, और इसी कारण से इसे
कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें ताकि एग्जाम में आपके लिए ये हेल्पफुल रह सके। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं अपने एक और नई वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।